Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. In this video, I am going to talk about the Pre-Raphaelite Brotherhood. This video is going to be very much useful for the students who are going to sit in December 2025 NTA exam, UPPSC's GIC and LT grade examination, and also for TGT and PGT examinations. See, this movement is very important movements from the Victorian age. Though there are many other movements in the Victorian age also, like the Oxford movement, the aesthetic movement, and the utilitarian movement, and there was also Victorian compromise. But this movement is very much important, and in this video we are going to study it in very compact and comprehensive way. इसको पढ़ाने के बाद मैं जानती हूँ कोई भी क्वेश्चन अगर पीआरबी ग्रुप प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड में से आएगा तो मेरे स्टूडेंट्स उसे जरूर से जरूर आंसर कर पाएंगे। यही हमारा टीचिंग डेमो रहेगा यूपीएलटी ग्रेड एंड जीआईसी के लिए, और इसी आज हम अपने नोट्स का भी डेमो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से हमारे नोट्स को फॉर्म किया जाता है, क्या फॉर्मेट रहता है और आप उसे कैसे अवेल कर सकते हैं। सो विदाउट मच अडू, लेट अस गेट इनटू my teaching of the PRB group. See, Pre-Raphaelite Brotherhood came out in the year 1848. In UPPSC, the syllabus is divided into drama, poetry, and fiction, and there is also post-colonial writings. So, literary movements and terms जो होती हैं, they bear their background is the age. वो एज में एडिशन भी करती हैं और एज को डाइवर्स भी बनाती हैं। ये एक ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स होती है, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्लूम्सबरी ग्रुप, ये एक टर्म है और एक मूवमेंट है। इस मूवमेंट के साथ क्या होता है, एज में डाइवर्सिटी आती है। तो पीआरबी ग्रुप सेम वे बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज, एंड विक्टोरियन एज इन इटसेल्फ इज अ वेरी tumultuous age. There are many compromises that are going on during the reign of Queen Victoria. With the Origin of Species by Charles Darwin, there is a big question mark on religion, and there is new reliance on the scientific development. The scientific movement is developing, there is industrialization, there is the colonial revolt also that is going on. So with so much going on in this very age, the pre-Raphaelite movement becomes another feather on the cap when it comes to the Victorian age. जब भी एक मूवमेंट को पढ़ो, उसके जो लार्जर पूल ऑफ एज है उसे जरूर से जरूर पढ़कर जाना है, क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव होने वाला है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, एक पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। एक प्री रैफेलाइट मूवमेंट को आज हम स्टडी करेंगे, तो उस स्टडी को हम अपना इतना इंटेंस रखेंगे, कॉम्पैक्ट रखेंगे और एट द सेम टाइम कॉम्प्रिहेंसिव रखेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ओर बढ़ेंगे और सब्जेक्टिव के लिए चॉइस ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, लाइन फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन पर भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ मेरे स्टाइल ऑफ स्टडी की, तो जो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा, प्लीज टेक अलोंग बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर जो भी आप मटेरियल कलेक्ट करें, मटेरियल पढ़ें, नोट्स अवेल करें, उसे सब्जेक्टिव के लिए जरूर से जरूर रेडी कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई हिस्ट्री की बुक को टेकअप करते हैं, मैं बात कर रही हूँ यूपीपीएससी में बैठने वाले स्टूडेंट्स की, जो उम्मीद है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो जाएगा एग्जाम एलटी ग्रेड एंड जीआईसी का, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास एजुकेशन में डिग्री है, बीएड है और उसके साथ साथ यूजी एंड पीजी की डिग्री भी है। ये सब बातें तो क्लियर हो चुकी हैं। तो बात करते हैं पेपर में क्या आना है और पेपर में कैसे लिखना है। पेपर में आपको ये मूवमेंट जरूर से जरूर देखने को मिलेगी, दोनों को साथ लेकर के चले। डोंट वेट कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई होगा, स्क्रीनिंग क्वालिफाई होगा, तब मैं सब्जेक्टिव के लिए बैठूंगा या बैठूंगी। नो, इंग्लिश लिटरेचर इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी डाइवर्स, और सेम स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और वो हमारा बहुत ही सक्सेसफुल बैच रहा। हमारे नोट्स ओवर द कंट्री बहुत स्टूडेंट्स ने अवेल किए,
फेवर किया, जिसका रिव्यू आप कमेंट सेक्शंस में जाकर के देख सकते हैं मेरी HPSC की प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर हम PRB ग्रुप को भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों के तरीके से पढ़ेंगे कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, वी आर रेडी एंड वी हैव टू बी रेडी। इंग्लिश इतनी इजी नहीं है। अगर आप सिलेबस भी उठा करके देखते हैं अपना GIC या फिर LT ग्रेड का, तो जो हमारा सिलेबस है वो अपने आप में नेट के सिलेबस की तरह ही वास्ट है। और विक्टोरियन एज की बात होती है तो नेट में बैठने वाले स्टूडेंट्स जानते ही हैं कि विक्टोरियन एज अपने आप में एक मास्टर एज है। हमारे पास टेनिसन है, ब्राउनिंग है, आर्नल्ड है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है, और कितने सारे, वी हैव चार्ल्स डिकिंस ऑल्सो राइटिंग ड्यूरिंग दिस एज। कितनी इंपॉर्टेंट एज है। तो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड हमारा 1848 में आया है, हाइट ऑफ विक्टोरियन एज में आया है, और इसके जो मेंबर्स हैं वो है DG रोसेटी, विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट मिलाय, विलियम माइकल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, विलियम मॉरिस, थॉमस वूलनर एंड AC स्विनबर्न। DG रोसेटी के ब्रदर जो हैं वो है विलियम माइकल रोसेटी, और उनकी सिस्टर जो है क्रिस्टीना रोसेटी, शी इज ऑन एंड ऑफ टेकन टू बी द पार्ट ऑफ दिस ब्रदरहुड। अब बात कर लेते हैं इसके टाइटल की। अब जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड का टाइटल है वो कहाँ से आया है? ब्रदरहुड समझ में आता है जी 7 या 8 मेंबर्स हैं, मेल मेंबर्स हैं, ग्रुप है, ब्रदर है जो कि पेंटर्स हैं उनका। दिस इज अ क्रिएटिव मूवमेंट जहाँ पर पेंटर्स भी हैं, पोइट्स भी हैं, स्कल्पटर्स भी हैं, टेक्सटाइल वाले भी इसमें आ जाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट भी प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड का पार्ट है। विलियम मॉरिस हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट विक्टोरियन एज के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव सोशलिस्ट राइटर हैं, सोशलिस्ट पेंटर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रदरहुड तो आ गया, इन ग्रुप से भाई एक भाईचारा बनाया, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो इनके बीच में कॉमनैलिटी होगी, कॉमन होगा, और वो कॉमन क्या है? वो है प्री रैफेलाइट। अब बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं प्री रैफेलाइट टाइटल कहाँ से आया है। एक बात मैं बताना चाहूंगी, क्रिस्टीना रोसेटी इज द सिस्टर ऑफ, क्रिस्टीना रोसेटी is the sister of DG Rossetti, and she in herself is very important Victorian poet, फीमेल पोएट, वुमेन पोएट, बड़े इंपॉर्टेंट पोएट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इनका फेमस वर्क ऑफ आर्ट गॉबलिन मार्केट को बहुत ज्यादा रिनाउंड वर्क माना जाता है। तो लेकिन इनके जो विविड डिस्क्रिप्शंस थे, नेचुरलिस्टिक स्टाइल था, इमेजरी थी, वो अपने ब्रदर की तरह ही थी। तो तीनों ब्रदर सिस्टर एक PRB ग्रुप का मेंबर माने जाते हैं, लेकिन इनके जो प्रोपाउंडिंग मेंबर हैं वो हमारे DG रोसेटी ही रहेंगे। अब आप समझ लीजिए, हमारे नेक्स्ट स्लाइड से मैं आपको समझा देती हूँ कि प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड का मीनिंग क्या है। ब्रदरहुड समझ गए, प्री रैफेलाइट का मीनिंग क्या है? प्री रैफेलाइट, प्री रैफेलाइट स्टैंड्स फॉर, प्री का मीनिंग समझ गए, पहले पहले पहले। प्री रैफेलाइट क्या है? रैफेलाइट कम्स फ्रॉम द पेंटर रफेल। सी, इंग्लिश लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं तो पहले हम पढ़ते हैं चौसर को, वी टेक हिम एज द father of English poetry, father of English language, and after that we come to the Renaissance age in which we study Shakespeare। मैंने कैनन्स को उठाए हैं एज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और डाउन द ग्रेड हम अपनी एज ऑफ प्रोज एंड रीजन को, रोमांटिक एज को पार करते हुए आते हैं हमारी विक्टोरियन एज में। हमारा PRB ग्रुप जो है, मैंने आप लोगों को बताया, दैट कम्स फ्रॉम विक्टोरियन एज। यहाँ पे हमारे PRB ग्रुप के मेंबर्स आ जाते हैं। अब बात क्या थी? रफेल एक बहुत फेमस पेंटर है जो कि रेनेसा के टाइम से, रीबर्थ के टाइम से, रिवाइवल के टाइम से आज तक, हमारी 16th सेंचुरी में स्टार्ट होती है रेनेसा की एज। आफ्टर दैट विक्टोरियन एज हमारी हो जाती है 19th सेंचुरी हो जाती है। तो इतने ईयर्स के लिए, अप टू 200 to 300 ईयर्स, एक
कैनोनिकल पेंटर रहा, और वो पेंटर कौन था? रफेल। रफेल जैसा पेंट करो, रफेल जैसा स्टाइल फॉलो करो, रफेल जैसी पेंटिंग आपकी होनी चाहिए। अब इनकी पेंटिंग होती कैसी थी? इनकी रेनेसां पेंटिंग जो होती थी वो क्लासिकल होती थी। क्लासिकल होने के साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। आइडियलाइज्ड ब्यूटी का कॉन्सेप्ट होता था। देयर आर नो ब्लेमिशेस, नो स्कार्स, अ वुमन्स ब्यूटी इज कंसीडर्ड टू बी an idealized beauty, that this is how the self fashioning man and woman of a renaissance age should be। पढ़ा है हमने रेनेसां सेल्फ फैशनिंग। तो यहाँ पर अपने आप को सेल्फ फैशनिंग करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन चौसर के टाइम पर जिस भी स्टूडेंट ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है वो जानता है कि चौसर के टाइम पर सोनेट्स कहाँ से आए थे? he himself was influenced by Petrarch, बोकाशियो। तो रफेल शेक्सपियर के टाइम हमारे 16th सेंचुरी में फेमस पेंटर रहे हैं। लेकिन रफेल से पहले का जो टाइम था, चौसर वाला टाइम, जिसमें हमारे बोकाशियो, पेट्रार्क क्लासिकल राइटर्स थे, उन्हें फॉलो किया जाता था, उन्हें पसंद किया जाता था। चौसर हिमसेल्फ ट्रैवल्ड टू इटली एंड ही हिमसेल्फ शोकेस सच इटालियन इन्फ्लुएंस इन हिज इटालियन राइटिंग्स। तो रफेल आ गया हमारा यहाँ पर। अब ये पीआरबी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, दे वांटेड टू ओवरटर्न। इस वक्त अच्छा रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स थी, आई एम टॉकिंग अबाउट रेनेसां। रेनेसा के टाइम पर रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट थी, जो प्रमोट करती थी रफेल की पेंटिंग्स को, जो प्रमोट करती थी रफेल के स्टाइल को, पिकरेस्क्यू उनके पिक्टोरियल स्टाइल को, मेडिवियल स्टाइल को, क्लासिकल स्टाइल को, आइडलाइजेशन ऑफ ब्यूटी को। लेकिन पीआरबी ग्रुप इन्फ्लुएंस था विक्टोरियन एज से, रियलिज्म से, यूटिलिटेरियनिज्म से। उन्हें उन्हें पता था मोल भाव करना क्या होता है। ये तो सिर्फ आइडियलाइजेशन ऑफ ब्यूटी से काम नहीं चलेगा भाई, जहां रिच है वहां पुअर भी है। तो देयर इज नो फिक्स्ड बाइनरीज लाइक रिच एंड पुअर, एंड there are many shades to it. So these people wanted to overturn the influence of Raphael, and these people wanted to overturn the influence of the painter Raphael, the painter that was taken to be a canonical painter who was favored by Royal Academy of Arts. And this PRV group wanted to overturn and turn to the writings, the paintings written or painted during the time of चौसर, और जिसको हम बोलते हैं मेडिवल, जिसमें क्या है हमारी, there is naturalism, there is simplicity, there is realism, there is eroticism। जो भी आपने देखा होगा आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन से ही समझ लीजिए चौसर का कि कितना नेचुरलिस्टिक है, सिंपलिस्टिक है, कितना रियलिस्टिक भी है उसके साथ साथ। तो यहाँ पर इस चीज को समझिए। एम जेनेसा का स्टाइल जो था वो क्लासिकल था। अब ये टर्मिनोलॉजी सब्जेक्टिव के पेपर में यूज की जा सकती है। पीआरबी ग्रुप अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। क्लासिकल, सेल्फ फैशनिंग, आइडियलिस्टिक, दैट वाज फेवर्ड बाय रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। पीआरबी ग्रुप के जो पेंटर्स थे, they wanted to paint natural paintings, they wanted to showcase simplicity, they wanted to showcase reality। Even when in one of the paintings done by the painter of PRB group, he even painted the dirt under the nails of the Jesus Christ family, because they belong to the farmers family। वो बहुत working class people थे, तो there is dirt under their fingernails। such accuracy, such reality is being portrayed by the PRB group painters। Of course their style of painting is medieval, they stick to the classical form, they stick to the erotic beauty, but at the same time they celebrate the non-idealization of beauty। They feel that the scars, the blemishes are as natural as the dirt under the fingernail is। So that is one of the most important factors। They wanted to revive that painting that was there during the times before Raphael। So got my point? What is pre-Raphaelite brotherhood?
अब इनकी पेंटिंग जो थी वो नेचुरलिस्टिक थी, सिंपलिस्टिक थी, रियलिस्टिक थी एंड एट द सेम टाइम इरोटिक थी। अब इरोटिक से मैं प्री रैफेलाइट कंट्रोवर्सी की तरफ आ जाती हूँ, बिकॉज दे पोर्ट्रेड वुमेन इन एन इरोटिक वे से दिखाया गया है, तो कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी, क्योंकि विक्टोरियन एज में अपने आप में ही इरोटिक का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। Women, they were fighting for their rights, but at the same time they were taken to be taken to be beings who should be cocooned. They should learn, but in the four walls of the house only. So the feminism was yet to come out. So controversy यहाँ पर क्या हुई? Robert Buchanan took up the depiction of these women, and he came out with the very fact that this PRB group is not PRB group, but this PRB group is basically the fleshly school of poetry, because in their poetry we can see eroticism, we can see that how women are depicted, and they are not depicted in positive sense, they are taken to be fleshly. That is why he has called the fleshly school of poetry. And this essay written by Robert Buchanan directly attacked D.G. Rossetti. एंड इस स्केटिंग ऐसे, लुक एट द चॉइस ऑफ द वर्ड सब्जेक्टिव वाले बच्चों, साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव ऐसे चलेगा। Scathing essay, depiction of women. Robert Buchanan used the pseudonym Thomas Maitland, and the reply was given by D.G. Rossetti by his essay, The Slethly School of क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्यूकैनन का ये जो ऐसे है फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री, वो एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था, द कंटेम्प्रेरी रिव्यू। सो ईच एंड एवरी मूवमेंट के जो नुक्स एंड कॉर्नर्स को हम टच कर रहे हैं। 1848 में आया, जर्नल थी, अब उसकी जर्नल की भी बात कर लेते हैं। पीआरबी ग्रुप की जो ग्रुप जर्नल थी, हाउस जर्नल थी, जिसमें वो अपनी पेंटिंग्स, अपनी राइटिंग्स, अपनी क्रिएटिव ओवोस को पब्लिश करते थे, वो थे हमारी द जर्म। ये इनकी एक मैगजीन थी, एक जर्नल थी, ये शॉर्ट लिव थी, बट इट हैज ऑल द पोएट्री इज रिटन बाय द मेंबर्स, all the work of art, not specifically poetry, but all the works of art that are written by the PRB group members. अब डीजी रोसेट्टी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो एक इंपॉर्टेंट प्रोपाउंडिंग मेंबर है हमारे पीआरबी ग्रुप के। अब उनकी एक पोएम से समझ लेते हैं कि कहाँ पेंटिंग और पोएट्री का कोलैबोरेशन हो रहा है। पोएट्री पढ़ रहे हो तो लगता है पेंटिंग देख रहे हो, पेंटिंग देख रहे हो तो लग रहा है कि आप पोएट्री पढ़ रहे हो। ऐसे ही एक पेंटिंग ओफिलिया की बनाई गई थी। शी वाज अबाउट शी कमिटेड सुसाइड, शी डाइड बाय ड्राउनिंग, एंड व्हाइल शी वाज ड्राउनिंग देयर आर फ्लावर्स। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, रेफेल की पेंटिंग भी कर सकते हैं, रोसेट्टी की कर सकते हैं, इनमें कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि क्लासिसिज्म और मेडिवलिज्म में क्या डिफरेंस होता है। ये होती है हमारी इंटरटेक्सचुअल स्टडी। हम अपने माइंड को इतना ओपन टू लर्निंग रखेंगे कि हम भूलेंगे नहीं, इट विल sit embedded in our mind up till we reach the interview level. So डीजी रोसेट्टी का सोनेट सीक्वेंस है द हाउस ऑफ लाइफ। जेनी उनका एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक पोम है। उसके बाद जो स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नेट में भी बहुत बार पूछा गया है, इसमें भी पूछा जा सकता है। डीजी रोसेट्टीज पोएम द ब्लेस्ड डैमोजेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज this is one of those poems that will give you the pictorial idea of a painter. She's a damsel, she's a girl, she's very beautiful, she has 7 stars in her head, 8 lilies, 7 stars in her hair, 3 lilies in her hair, in her hand, and she is holding on to the golden bars of heaven, and she is looking down and talking to her lover, whom she wanted to marry, whom she wanted to unite with, but she could not do so because she died. She is in heaven, the lover is on the earth. So there is this collocation, the conjunction of the earthly passion and the रिलीजियस इमेजरी। भाई हेवन से बिलवर्ड देख रही है नीचे अपने लवर को, शी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू हिम, एंड द लवर इज आल्सो एबल टू लिसन टू that girl. So how beautifully that is depicted, the golden bar of heaven. She has to go inside heaven, but still her heart is pining for the lover who is on the earth. तो यहाँ पर पिक्टोरियल ब्यूटी, इमेजरी, नेचुरल सिंप्लिसिटी, इरोटिसिज्म सब कुछ देखने को आपको मिल जाता है।
गोल्ड बार ऑफ हेवन। अब आप कहोगे मैम इन्वर्टेड कॉमास का क्या मीनिंग है? बिकॉज दीज आर द वर्ड्स आई हैव टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द पोम, दैट इज वाई सब्जेक्टिव पेपर में दो बातों पर मैं सबसे ज्यादा ध्यान देती हूँ। वो रहती है पहली हमारी कोटेशंस, दूसरी हमारी इंटरटेक्सचुअलिटी। जो बाय एंड बाय मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे उन्हें समझ में आ जाएगा कि नेहा मैम इंटरटेक्सचुअलिटी की बात क्यों करती हैं। बिकॉज एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पेपर में इंटरटेक्सचुअलिटी पर एज इट इज क्वेश्चन आया है। क्वियर स्टडीज को समझाना है, किसके माध्यम से समझाना है? इंटरटेक्सचुअल। एक इंटेलेक्चुअल का वर्क लेना है, एक क्रिटिक का वर्क लेना है, एक राइटर का वर्क लेना है, उसके साथ कोलैबोरेट कर कर समझाना है। तो दैट एड्स चेरी ऑन द केक ऑफ चेरी ऑन द केक की बात हो जाती है जब बात इंटरटेक्सुअलिटी की आती है। मेरे साथ पढ़ोगे तो डेफिनेटली एक एक नुक एंड कॉर्नर को हम टच करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव की स्टडी सब्जेक्टिव के साथ होगी, सब्जेक्टिव की स्टडी ऑब्जेक्टिव के साथ होगी। Christina Rossetti, though she is not counted as a member of the PRB group, but she is very important. She is very important member of the group because her writings, Uphill, Apple Gathering, Global Market, these are some of those poems that depict the imagery of a painter, that depict how a poet can be a painter at the same time, because she in her writings we can see there is the pictorial beauty as she writes. Goblin Market में Lizzie and Laura नाम की two characters and they are being forcefully fed by the goblins, they are being troubled by the goblin, while one of those subdues and she sucked and sucked and sucked the more fruits that unknown orchid bore. तो यहाँ पर जो ये इमेजरी दिखाई गई है ये हमारे हैं विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर। जैसे उसके ब्रदर्स लिखते थे, पेंट करते थे, उनकी पोएट क्रिस्टीना रोसेटी एज अ स्टैंड अलोन विक्टोरियन पोएट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इनका मियास्ट्रो वर्क ही है हमारा गॉबलिन मार्केट। अब विलियम मॉरिस, मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर के बताया है दैट ही इज अ सोशलिस्ट, ही इज अ टेक्सटाइल डिजाइनर। विक्टोरियन एज की आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये। इनका वर्क है द अर्थली पैराडाइज। अब आपको क्या करना है? क्रिस्टीना रोसेटी, डीजी रोसेटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एसी स्विनबर्न और विलियम मॉरिस के वर्क्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पर भी आ सकता है, क्वेश्चन ऑड वन आउट पर भी आ सकता है। अब यहाँ पर आपको फ्यूचरिज्म दे दिया जाएगा, दादाइज्म दिया जाएगा, डेकाडेंस दिया जाएगा, साथ प्री रेफेलाइट दे देंगे। आपको मार्क करनी होगी कौन सी करेक्ट क्रोनोलॉजी है या कौन सी विक्टोरियन एज की मूवमेंट है। अब एसी स्विनबर्न की जो राइटिंग थी वो बहुत बोल्ड एंड म्यूजिकल थी। उनका जो वर्क है पोम्स एंड बैले, एटलांटा इन कैलेडियन। अब न्यूज फ्रॉम नोवेयर मॉरिस का वर्क है, न्यूज फ्रॉम नोवेयर एक उटोपियन वर्क है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नॉवल है, अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ईच सारे के सारे मेंबर्स के नेम्स आपको पता होने चाहिए। दीज आर नॉट द ओनली मेंबर्स, इसके अलावा भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, लेकिन जो प्राइमरी मेन इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो हैं, लेट मी मार्क देम डाउन फॉर यू। और क्यों कुछ मुश्किल छोड़ना, सब आसान करेंगे। डीजी रोसेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट मिलाई। अब these three are the founding members of the group, लेकिन primarily किसके सिर पर चल रहा था ये ग्रुप? वो थे डीजी रोसेटी। विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ माय डिस्कशन ऑफ पीआरबी ग्रुप। आई होप इस वीडियो से सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। अब एक बार इसके पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिए, आई होप आपको कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। इनके मेंबर्स में से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या पता ये जो इनके माइनर मेंबर्स हैं इनका नेम दे दें और बाकी किसी और मूवमेंट के राइटर्स का नेम दे दे, और कहीं इसमें से प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के मेंबर कौन से हैं। अगर आपके सामने लिस्ट होगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पर एक चीज मैं अनाउंस करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पढ़ाने की स्ट्रैटेजी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कोलैबोरेटिवली चलती है, तो जो नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ वो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए,
वोकैबलरी, चॉइस ऑफ वर्ड्स, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर आपको देते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर हमारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं। जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वही सब लैंग्वेज को हम फॉर्म कर कर अपने नोट्स को ओरिजिनल बनाते हैं। वी डोंट रिलाई ऑन एआई सोर्सेज दैट मच, वेब सोर्सेज दैट मच, बट हमारे नोट्स को ओरिजिनली ही फ्रेम किया जाता है। इसका रिकॉर्ड आप एचपीएससी के कमेंट्स देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के, कि किस तरीके से हमने लाइव कर कर सारी यूनिट्स को कंप्लीट किया है, मैराथॉन्स किए हैं, जिस जिस पर स्ट्रेस दिया है वो हमें पेपर को देखने को मिला है। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एनटीए नेट के लिए भी ये मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक इन 2024 ही इस मूवमेंट में से क्वेश्चन पूछा गया है, और बाय एंड बाय वी हैव जस्ट कमेंस्ड दिस जर्नी एंड देयर इज लॉन्ग वे टू गो टिल द टाइम we cover our entire syllabi. So stay tuned with me. Please do share this channel to the students, to the aspirants of UPLT grade, GIC and NTA NET, क्योंकि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, कंसेप्चुअल वे से हम पढ़ने वाले हैं। आइए झलक देख लेते हैं एक हमारे नोट्स की, जो कि फिलहाल बनाए गए हैं वेस्टलैंड के लिए। जस्ट वेट फॉर वेस्टलैंड and for the pre-Raphaelite brotherhood. See, here you go. This is how we have made our notes. Pre-Raphaelite का complete आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, कि हमने सब कुछ कवर किया है जो हमने पढ़ाया है। उसके साथ साथ एंड में आ जाती है हमारी चेरी केक की, और वो क्या है? वो है हमारे PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको साथ ही मिल जाएंगे। अभी हमने किया है द टर्म द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री इज एसोसिएटेड विद, इट इज एसोसिएटेड विद द प्री-रैफेलाइट्स। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नाउ एक वेस्टलैंड का रिव्यू भी हम देख लेते हैं, द वेस्टलैंड बाय टीएस एलियट। दिस इज, our notes are compact, they are compact, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। आपको कोटेशंस भी देखने को मिलेंगी, और कोटेशंस के साथ साथ जो है आपको चॉइस ऑफ वर्ड्स भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल लिखा गया है। तो आपको फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, वरी नोट, सब कुछ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारा मटेरियल आपको एक साथ इसी में से ही मिल जाएगा। अगर आप हमारे नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं for guidance and for notes. With that, I come to the end of this video, but not to the end of this series, क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट की है, खत्म करेंगे, एक साथ करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। This is Dr. Neha, your educator for NTA NET exam, GIC, LT grade and other PSCs, TGT, PGT exams. Thank you.